देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। सोमवार को शेयर और मुद्रा बाजारों में आई भारी गिरावट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की है और ठोस कदम उठाए जाने पर जोर दिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली के अनुसार प्रधानमंत्री की राय थी कि हमारी अर्थव्यवस्था स्थिर है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। वित्त मंत्री का कहना है कि घरेलू अर्थव्यवस्था मजबूत होने के बावजूद भुगतान की कोई समस्या नहीं है। इसके मद्देनज़र उन्होंने किसी तरह के राहत पैकेज जारी किए जाने की संभावना से भी इनकार किया और कहा कि सरकार और रिजर्व बैंक इस पर कड़ी निगाह रखे हुए है। मगर रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने अर्थव्यवस्था की मजबूत बुनियाद को लेकर सरकार के आत्मसंतोष के प्रति चेतावनी देते हुए कहा है कि अर्थव्यवस्था की ऊंची वृद्धि दर के रास्ते में सुधारों में ढांचागत अड़चन बन रही है। चीज़ों पर कड़े फैसले टाले नहीं जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि आज विश्व अर्थव्यवस्था की जो नाजुक स्थिति है उसकी वजह दीर्घकालीन सुधारों के बजाय फौरी समाधान है। दूसरी ओर उद्योग व्यापार मंडल फिक्की द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति पिछले 6 महीने के सबसे निचले स्तर पर है और अर्थव्यवस्था में मजबूत उछाल हासिल करना अभी मुश्किल बना हुआ है। देश देशांतर में यही विषय है आज हमारी चर्चा का, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि देश की अर्थव्यवस्था किस स्थिति में है और उसके लिए क्या कुछ और किए जाने की ज़रूरत है। इस चर्चा में मेरे साथ हैं अर्थशास्त्री आकाश जिंदल, NIPFP में प्रोफेसर पिनाकी चक्रवर्ती, PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स की आर्थिक समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर SK सरकार और आर्थिक मामलों के जानकार वरिष्ठ पत्रकार हरवीर सिंह। आप सभी का स्वागत है। आकाश जिंदल साहब, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूंगा कि कल जो स्थिति बनी, शेयर बाज़ार में एक बड़ी भारी गिरावट आई, कई वर्षों का रिकॉर्ड टूटा और उसके साथ साथ जो डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में भी काफ़ी गिरावट देखी गई। इसको लेकर के एक तरह का पैनिक जैसा माहौल बना और सरकार ने भी इस पर गौर व फिक्र शुरू किया है, प्रधानमंत्री ने समीक्षा की है। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस रूप में देखते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से ये एक सेंटीमेंटल रिएक्शन था जी, जो हमारी मार्केट में हुआ। हम सब जानते हैं चाइना वर्ल्ड की सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है, तो सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी से कई वीक से डाटा जो है कमज़ोर आ रहा है। अपनी करेंसी को उन्होंने डिवैल्यू किया, PMI का डाटा कमज़ोर आया। इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था अगर लड़खड़ाएगी तो जाहिर सी बात है विश्व की बाकी इकोनॉमीज़ और मार्केट पे असर पड़ना लाजमी है। वही चीज़ इंडिया पे हुई। हालांकि मैं आपको बता दूं, हमारे ऊपर फंडामेंटल लेवल पे कोई उसका असर बहुत ज़्यादा नहीं है, बट सेंटीमेंट थे जिसके चलते हुए कल चाइनीज़ मार्केट गिरी और उसमें जो है एशियन मार्केट्स गिरी, यूरोपियन मार्केट्स गिरी और हिंदुस्तान मार्केट भी जो है गिरती रही। और तो अमेरिका में भी हाल बेहतर नहीं। अमेरिका में भी रात जो है, फ्राइडे रात या कल रात जो है, दोनों रात बुरा हाल रहा। लेकिन ये एक सेंटीमेंटल शॉर्ट टर्म जो स्टॉक मार्केट है वो सेंटीमेंट्स पे रिएक्ट करती है शॉर्ट टर्म में। करेंसी मार्केट में भी जो है जाहिर सी बात है जब FIAs निकलेंगे तो कहीं ना कहीं वो, लेकिन आज जो है स्टॉक मार्केट से मैं कहूँगा इस चीज़ की थोड़ी सुध ली है। आज अगर आप देखें तो बड़ी क्लैरिटी है। चाइनीज़ मार्केट सुबह से गिरती आई है, लगातार गिरी है। हिंदुस्तानी समय के हिसाब से सुबह 7 बजे खुलती है, जबकि एशियन मार्केट जो है आज उससे बेटर रही है। इंडियन मार्केट ज़्यादा समय बेटर रही है और बंद भी जो है अच्छे पॉजिटिव उसमें गई है। जहाँ तक डॉलर रुपये की बात है वो भी आज 66 रुपये 10 पैसे पे आ गया है। तो मेरे हिसाब से इकोनॉमी को लेके कोई इशू नहीं है। जो ये सारा कुछ था ये मैं स्टॉक मार्केट में हुआ क्या है कुछ लोगों ने, उसके कारणों की हम चर्चा करेंगे। चाहूंगा कि इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट को कहीं हमने मिक्स कर लिया। ये स्टॉक मार्केट के ऊपर हुआ रिएक्शन था क्योंकि वहां FIAs का पैसा लगा हुआ है। FIAs घबराए हुए थे, उन्होंने निकाल दिया। अब मैसेज बड़ा क्लियर है। जब कल लग रहा था चाइना के कि हम साथ साथ हैं, आज वो मैसेज बड़ा क्लियर हो गया है। अकेले हम, अकेले तुम, तुम्हारी इकोनॉमी अलग है। ठीक है, सेंटिमेंटल असर है, ठीक है, फंडामेंटली वी आर स्ट्रक्चर्ड डिफरेंटली। प्रोफेसर पिनाकी चक्रवर्ती, आपको क्या लगता है कि जैसा आकाश जिंदल साहब कह रहे हैं कि ये सेंटिमेंटल था, क्षणिक था, और या ये कि वाकई चिंता की बात है जिस तरह से सरकार ने, खुद प्रधानमंत्री ने इसकी समीक्षा की है? देखिए, मैं तो पहली बात ये कहूँगा कि यस, स्टॉक मार्केट सेंटिमेंट्स पे रिएक्ट करती है, लेकिन ये बात भी हमें भूलना नहीं चाहिए कि चाइनीज इकोनॉमी के साथ द ग्लोबल एक्सपोजर जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर वो ग्लोबल एक्सपोजर ज़्यादा है और चाइनीज इकोनॉमी में स्लो डाउन हो रहा है, उसका एक रिपल इफेक्ट सारे विश्व में पड़ेगा। तो ये ऐसी
I don't think it is that simplistic कि stock market reaction is sentimental और everything is fine. ये शायद होता तो अच्छा होता, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि ऐसा है. मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहूँगा. 2008-9 में सिमिलर सिचुएशन हुआ था. वहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर के यूएस में कोलैप्स हो गया था. सेम काइंड ऑफ एफआईआईस इनफ्लोस रिजल्ट आउटफ्लो हो गया था, तो इट केम डाउन. अभी हमारा क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है? आर्थिक स्थिति वी आर सेइंग कि हमारा ग्रोथ बढ़ेगा, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है. हाँ, ये ठीक है कि हमारा जो ग्रोथ का जो मेन फंडामेंटल है वो है डोमेस्टिक डिमांड, एंड डोमेस्टिक डिमांड के ऊपर हमें निर्भर करना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए, मैं मानता हूँ. लेकिन ये भी भूलना नहीं चाहिए कि हम लोग ग्लोबली इंटीग्रेटेड है और चाइनीज इकोनॉमी का ग्लोबल एक्सपोजर हमसे बहुत गुना ज़्यादा है और ये विश्व का सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है. सो अगर उसमें कुछ होता है, दैट गोज इनटू ए स्लोइंग मोड, इट गोज इनटू ए रिसेशन एंड डिप्रेशन. उसका बहुत ज़्यादा असर ऑल ओवर द वर्ल्ड पड़ेगा. अभी देखिए उस यूएस के साथ अगर हम इसको कंपेयर करें, यूएस इकोनॉमी इज आल्सो शोइंग ए टर्न अराउंड. अगर यूएस इकोनॉमी इज इन ए बेटर पोजीशन कंपेयर टू अदर्स, तो उस सिचुएशन में चाइनीज इकोनॉमी का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है इमर्जिंग इकोनॉमीज में बहुत ज़्यादा पड़ेगा. इसीलिए यू सी ए वेरी पैनिक रिएक्शन इन द स्टॉक मार्केट्स ऑफ द ईस्ट एशियन कंट्रीज, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी स्टार्टिंग फ्रॉम मलेशिया टू मेक्सिको. सो दिस इज समथिंग विच इज क्वाइट ए डिफिकल्ट सिचुएशन. हमें इसको देखना पड़ेगा. वी हैव टू पुट आवर एक्ट्स टुगेदर टू ओवरकम दिस सिचुएशन. मैं तो ये कहूंगा कि चाइना का अल्टीमेटली में फायदा होगा. मुझे अगर सरकार साहब मिलेगा लॉन्ग टर्म में, विल स्टैंड टू गेन. एसके सरकार साहब, मैं आके साहब मैं आता हूँ आपके पास में, दूसरे गेस्ट से भी बात कर लें हम. सरकार साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो ये बात कही जा रही है कि ये साहब एक क्षणिक बात थी, ये सेंटिमेंटल था, शेयर बाज़ार से अर्थव्यवस्था की स्थिति का अंदाज़ा नहीं लगाया जाना चाहिए, लेकिन आमतौर पे एक परसेप्शन ये है कि शेयर बाज़ार से देश की अर्थव्यवस्थाओं का लोग मूल्यांकन करना शुरू कर देते हैं और कहीं ना कहीं ये सवाल आकर के खड़ा होता है कि क्या वाकई हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर हालत में है. मैं उस पर आऊँगा बाद में, लेकिन अभी जो सोमवार को हुआ चाइना से लेकर के अमेरिका तक और उसका जो असर हमारे ऊपर पड़ा, हमको उससे उबरने में कितना वक्त लगेगा? और दूसरी चीज़ ये कि ये जो डॉलर की कीमत और शेयर बाज़ार दोनों को क्या जोड़ना सही है? देखिए, एक दिन में कोई एकदम से कोई विस्फोट नहीं होता है. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बिल्डअप करती हैं और उसके बाद जो है एक उसका इफ़ेक्ट आता है. जी, अगर आप हमारे हिंदुस्तान को देखें, अर्थशास्त्र को देखें, तो उसमें आप देखेंगे कि हमारे जो है पिछले कोई 7-1 महीने से आयात निर्यात दोनों ही नीचे जा रहे हैं, जो एक हेल्दी साइन जो हम उसको नहीं कहेंगे, क्योंकि इसका मतलब ये है कि हम ग्लोबली हमारा जो है रोल बहुत कम है और ऊपर से जो अगर हमारे इंपोर्ट्स अगर कम है, इसका मतलब ये है कि हमारे जो देश में जो डिमांड है वो बहुत कम होती जा रही है. इसके अलावा अगर आप लेकिन मैं यहाँ आपसे जानना चाहूँगा कि कच्चे तेल की कीमतों में जो कमी हो रही है उसका तो फ़ायदा हमें आयात में हो रहा है ना? नहीं, हो तो रहा है, पर उसके अलावा अगर पर आप देखेंगे, अगर इंपोर्ट, मेरे हिसाब से, क्योंकि आपने शुरू में ही कहा कि हम जो है एक डोमेस्टिक ओरिएंटेड देश हैं और उसमें जो है अगर आपकी खपत जो है इस देश में उसकी नहीं है, उतनी डिमांड नहीं है. देखिए, डिमांड वीक है आज की तारीख में, शायद इस बात में मेरे ख्याल से कोई दो राय नहीं हो सकती हैं. अगर वो सिचुएशन है तो उस सिचुएशन को अगर हमें इम्प्रूव करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है. बिजनेस में हम दो चीज़ें कहते हैं, एक तो कहते हैं कि नो रिस्क नो गेन, दूसरी बात हम कहते हैं कि सीज द अपॉर्चुनिटी. आज की तारीख में आपने जैसे कहा कि कच्चे तेल की कीमत कम हुई है, कमोडिटीज़ के भी प्राइसेस कम हुए हैं. हमारी जो इकनॉमी है इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारी आमदनी जो है कमोडिटीज़ को बेच के नहीं होती है, हम कमोडिटीज़ को एज एन इनपुट यूज़ करते हैं. तो इसलिए अगर कमोडिटीज़ के प्राइसेस नीचे आ रहे हैं तो इससे हमें फ़ायदा होना चाहिए और उसको हम यूटिलाइज़ करके हम उसको फ़ायदा उठाएं. पर वो फ़ायदा हम आज की तारीख में शायद उठा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें कि आज आपका जो रेपो रेट है 7.25% है. अभी चाइना ने आज ही रेट को डाउन किया है, 4.6% कर दिया. 4.85 से उन्होंने 4.6% पे लेके आए हैं.
वो ये 6 सितंबर से ये लागू हो जाएगा। जी। तो ये सिचुएशंस जब ऐसी क्रिएट होती हैं तो आपको जो है, अगर आप ग्लोबलाइजेशन के पार्ट हैं तो आपको स्टेप इन स्टेप उनके साथ तो चलना पड़ेगा ना। वो शायद हम अभी भी नहीं चल रहे हैं। हरवीर जी, आप काले सोमवार के बाद जो घटनाएं हुई हैं और जिसकी चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं, किस रूप में उसे देखते हैं और क्या उसको लेके जो चिंता व्यक्त की जा रही है, क्या वाकई बहुत बड़ी चिंता की बात है? वित्त मंत्री से सवाल किया गया था कि क्या सरकार इंटरवीन करेगी, इसमें कोई पैकेज देगी, तो उन्होंने मना कर दिया। लेकिन आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन साहब जो हैं वो बहुत कॉशियस अप्रोच की बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एक तो जो कल की घटना थी वो कोई छोटी घटना नहीं है और उसको हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते, क्योंकि चाइना जितनी बड़ी इकोनॉमी है, और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि चाइना की इकोनॉमी के साथ हमारी जो इकोनॉमी है इंडिया की, उसका एक बहुत बड़ा कोरिलेशन है जी। कुछ भी आप देख लीजिए, जितना हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर वो हो गया है। ये एक सिर्फ मार्केट की तरह से हम लोग ना देखें, अगर वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आती है उसका इम्पैक्ट हमें आएगा। हो सकता है हम ये कहने को कहें कि हमें बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अभी तक तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि चाइनीज़ इकोनॉमी एक तरीके से एक्सपोर्ट इकोनॉमी के रूप में उन्होंने एक मैन्युफैक्चरिंग हब दुनिया का अपने आप को कन्वर्ट किया था, लेकिन उनका जिस तरीके से एक्सपोर्ट पे इम्पैक्ट आया, उनका इंटरनल उस तरीके से मार्केट उनका जनरेट नहीं हुआ है, और वहाँ पर जो डिमांड निकलनी थी उसमें भी इश्यूज़ खड़े हो रहे हैं। उनके यहाँ एक प्रॉपर्टी का बबल खड़ा हो रहा है, और स्टॉक मार्केट में उनके पहले जब एक डाउनफॉल तेज़ी से आया था उस वक्त कुछ फ्रॉड सामने आए थे, लेकिन कल फिर हुआ, आज फिर हुआ, उसके चलते सारे मार्केट्स गिरे हैं। और हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारी इकोनॉमी को हम लगातार ये तो कह रहे हैं कि बहुत फंडामेंटल्स हमारे स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन जैसे सरकार साहब ने कहा, हमें सच्चाई को भी देखना चाहिए। हम 7.5% और 10% जीडीपी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं पुरानी सीरीज में हम जीडीपी का अपना रेट देके हम लोग कहाँ थे। हम लोग ये भी कह रहे हैं कि 39% हमारा बढ़ रहा है रेवेन्यू जो आपका इंडायरेक्ट टैक्सेस का, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि हमारा आईआईपी अभी भी कहाँ खड़ा हुआ है। ये रेवेन्यू का हो सकता है रीजन ये भी हो कि इंडायरेक्ट टैक्सेस का, कि आपके जो जिस तरह से आपने क्रूड का जो बेनिफिट्स हम लोग बात कर रहे थे अभी वो मिला, उसमें एक्साइज आपने बढ़ाया, तो ये कई सारे फैक्टर साथ में हैं। और उसके चलते जैसे आज चाइना ने फिर से अपना जो इंटरेस्ट रेट घटाया अभी, उसका इम्पैक्ट भी आएगा। तो कहीं ना कहीं वो तो कोशिश कर रहे हैं, इस एक तरीके का स्टिमुलस ही माने कि फिर से मार्केट में किस तरह से पहले उन्होंने डिवेल्युएट किया अपनी करेंसी को, ये किया तो एक नया उन्होंने करेंसी वॉर टाइप का खड़ा किया, उस वक्त भी हमारे ऊपर इम्पैक्ट आया था। और ये भी देखिए कि रुपया भी जो है वीक हो रहा है। हम ये क्यों नहीं देख रहे हैं, ये सारे बेनिफिट्स जो है हमारे ड्राई इसलिए हो रहे हैं। और आज अगर हम रुपया को देखें, जब कल 2 साल के निचले स्तर पर गया और अगर आज उसने रिगेन किया है, तो कहीं ना कहीं आरबीआई का इंटरवेंशन है। कल आरबीआई गवर्नर ने स्पष्ट कहा था कि हम लोगों के पास एक बड़ा रिजर्व है, हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से गवर्नमेंट में इंटरनल मीटिंग्स हुई, एफएम को रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और ये कहना पड़ा कि मैट का इशू जो है एफआईज को लेकर के जो है उसको हम लोग एड्रेस करने वाले हैं, पूरी कोशिश हुई थी कि मार्केट को किसी तरीके से पॉजिटिव सिग्नल दें। और आज क्योंकि जो आपके वेस्टर्न मार्केट थे वो फिर कल रात में जब फाइनली जो है वो अप होकर के बंद हुए थे, कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट नेगेट हुआ था। और आज हमारा मार्केट ऊपर जरूर गया है, लेकिन अभी भी देखो कि आज उसमें जितनी वॉलेटिलिटी रही है, करीब 800 अंकों की वॉलेटिलिटी BSE 30 में देखने को मिली है। 400 पॉइंट तक नीचे गया, इतने तक ऊपर गया, तो अभी कोई ये मार्केट भी बहुत सर्टेनिटी में नहीं है। दूसरे ये है कि मेरा ये मानना है कि ठीक है, हम लोग इन्फ्लेशन हमारा कंट्रोल हो रहा है, हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व है, लेकिन रुपया भी आपका कमजोर हो रहा है। ठीक। और इस बार मानसून थोड़ा पॉजिटिव बाद में रहा है, क्योंकि पहले था शायद दिक्कतें हैं, लेकिन अभी भी हम लोग उतने स्ट्रांग फुटिंग पे नहीं है। हालांकि फिर जैसे आज बयान आया है जीएसटी को लेकर के मंत्री का कि हम लोग शायद फिर से उसको पारित कराने की कोशिश करेंगे। ये सारे एफर्ट कहीं ना कहीं एश्योर करने के लिए हो रहे हैं कि हम लोग राइट पाथ पे हैं और दिक्कत होगी तो उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। मैं आता हूँ आपके पास में। आकाश जिंदल साहब, जहाँ हम देश की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, वहीं फिक्की का एक सर्वे आया है और उसमें कहा गया है कि साहब पिछले 6 माह के न्यूनतम स्तर पर है देश की अर्थव्यवस्था। क्या ये चिंता की बात है और क्या इसके लिए कुछ किया जाना चाहिए? जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि साहब हमें कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, रिजर्व बैंक गवर्नर भी कह रहे हैं, लेकिन वो क्या होंगे? बिल्कुल, उससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा जी। अभी बात हो रही है चाइना की वजह से क्या हमें नुकसान हुआ है या नहीं हुआ। मेरे 1-2 मित्रों के व्यूज़ मुझसे डिफरेंट है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि चाइना की वजह से लॉन्गर टर्म में फ़ायदा होने वाला है, और वो बात मैं साथ में रखना चाहता हूँ। देखिए, हम सब जानते हैं, जो लोग स्टॉक मार्केट से किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं, चाइना हमारा एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर था इंटरनेशनल मनी के टर्म्स में। ठीक है।
हमेशा चाइना को तरजीह मिलती थी FII पैसे को लेके, और हम जो है पीछे रह जाते थे। अब चाइना के साथ जो हुआ है, इंटरनेशनल कम्युनिटी में एटमॉस्फेयर ऐसा बन रहा है कि इंडिया को प्रेफरेंस मिलेगी एमर्जिंग मार्केट्स के अंदर, क्योंकि वहाँ जो यूरोप और US में ऐसे फंड्स होते हैं जो एमर्जिंग मार्केट्स के लिए डेडिकेटेड होते हैं। दूसरी बात सिर्फ स्टॉक मार्केट की नहीं, FIIs के मनी के साथ साथ FDI का भी कहीं हद तक कोरिलेशन होता है, क्योंकि वही इन्वेस्टर हैं जो है FII, वही की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आती हैं। तो मुझे तो लगता है लॉन्गर टर्म में, शॉर्टर टर्म में ठीक है, कुछ सेंटिमेंटल असर है, हमें फायदा मिलेगा कि इंडिया जो है एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर उभरेगा चाइना के मुकाबले इमर्जिंग मार्केट्स में। और दूसरी बात जो है क्रूड और जो कमोडिटीज का फायदा तो है। फिक्की की जहां तक बात जो आपने कही है, देखिए अभी कॉर्पोरेट्स के रिजल्ट जो हमने पिछले 2 क्वार्टर्स के देखे हैं वो अच्छे नहीं हैं। उसमें मेरा ये मानना है कि अभी नई सरकार आई है, 1.25 साल 1.5 साल के करीब उन्हें समय मिला है, अभी जो 16 महीने का समय, अभी जो उन्होंने एफर्ट्स किए हैं उनका रिजल्ट जो है इकोनॉमी में आते आते थोड़ा समय लग जाएगा। मेरा ये मानना है एज एन इकोनॉमिस्ट कि Q3 या Q4 यानी कंपनियों के जो Q3 या Q4 के रिजल्ट्स हैं वहां तक उसका बेनिफिट मिल जाएगा। और कुछ हमें देखना पड़ेगा जो हम लेजिस्लेटिव डिसीजंस डिले करते जा रहे हैं, जैसे GST हो या लैंड एक्विजिशन हो, उसका भी कहीं ना कहीं जो है हमें खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से इंडिया की ग्रोथ जो है अपनी जगह आज जो है, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल एजेंसीज कह रही हैं कि वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज होंगी हम, बिग इकोनॉमीज में से। बट साथ ही साथ मैं ये कहूँ, किस्मत कभी कभार मौका देती है, चाइना पिछड़ रहा है, हमें अब जो है फायदा उठाना चाहिए, मौका छोड़ना नहीं है ना लेजिस्लेटिव एंगल पे। अगर पॉलिसीज जरूरी है, अगर बिल जरूरी है, उन्हें पास करना है और चाइना के डाउन जाने का मैक्सिमम फायदा उठाना है। ये हिंदी फिल्म नहीं है कि बार बार मौका मिलेगा, किस्मत ने मौका दिया है, इसका पूरा फायदा उठाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये इंडिया के लिए एक अपॉर्चुन वक्त आया है, वी शुडंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। पिनाकी चक्रवर्ती साहब, आपको क्या लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था ठीक ढर्रे पे चल रही है, या जो इस सर्वे की हम बात कर रहे हैं, फिक्की ने जो कहा है कि हम न्यूनतम स्तर पर हैं, अभी आकाश जी कह रहे हैं कि साहब नई सरकार आई है, मौका देना चाहिए, हालांकि 16 माह का समय हो गया, निर्यात हमारा लगातार घटता चला जा रहा है, आयात की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं। मैं तो आई एग्री विथ मिस्टर सरकार जी कि 2 बड़े इंपॉर्टेंट साइन होते हैं इंपोर्ट डिमांड की। अगर इंपोर्ट डिमांड बढ़ रहा है, इसका मतलब वी आर यूजिंग इट एज ए इनपुट, उससे मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ हो रहा है। सो दैट साइन वी डोंट सी। Also the issue of indirect tax mobilization sign towards higher activity in the manufacturing sector, we have to wait and see what happens. तो ये बोलना अभी मुश्किल है, we are not even in the middle of the financial that is there. लेकिन अभी if we delink our real sector economic activity from the stock market, हिंदी में बोलेंगे तो बेहतर रहेगा हमारे दर्शकों। मेरा हिंदी बहुत खराब है, इसीलिए हो जाता है, सॉरी। तो इसमें जो होता है, हमारा जो रियल सेक्टर का इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो ग्रोथ की बात कर रहे हैं और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फ्लोज की बात हो रही है, चाइना का डिक्लाइन हुआ है, इससे हमें फायदा होगा बिकॉज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विल कम। ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर के ऊपर। एक तो है कि व्हाट विल हैपन टू द US इंटरेस्ट रेट। US इंटरेस्ट रेट का अगर बढ़ता है, तो अभी देखिए ट्रेजरी बॉन्ड में FIIs ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करने लग गए हैं US में, तो दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर सेफ इन्वेस्टमेंट। तो ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स स्थिति है, इसमें से निष्कर्ष निकालना बहुत मुश्किल है कि इससे हमें फायदा होगा ही होगा। एक तो ये बात है। दूसरा है हमारा मैक्रो फंडामेंटल की बात आपने की है, मैक्रो फंडामेंटल स्ट्रांग है या नहीं। देखिए, एक तो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट जो है वो अभी भी FRBM एक्ट से ज़्यादा है, 3.9 है, 3 होना चाहिए। लेकिन ये बात भी बोलना पड़ेगा कि ऑनेस्ट एडमिट की पिछले 2012-13 से अगर देखा जाए, जो गवर्नमेंट ने कमिट किया है कि ये रखेंगे फिस्कल डेफिसिट, उसी पे रखा है, तो इसका मतलब देयर इज ए क्रेडिबिलिटी ऑफ फिस्कल डेफिसिट टारगेट, ये तो आया है जी। लेकिन अभी जो पॉइंट है, जो हमारा स्टिमुलस आएगा या नहीं, गवर्नमेंट मेरे को लगता है कि स्टिमुलस देने की स्थिति में नहीं है, बिकॉज ये स्टिमुलस अगर इंट्रोड्यूस किया गया, फिस्कल डेफिसिट और भी बढ़ जाएगा, उससे स्थिति और भी खराब हो सकती है। लेकिन हमारे पास अभी, मैं ये बात जरूर करूंगा, मॉनेटरी पॉलिसी में थोड़ा सा हेडरूम हुआ है, क्योंकि इन्फ्लेशन मैनेजमेंट थोड़ा कंफर्टेबल हो गया। इसका कारण यह है कि कमोडिटी प्राइसेस डिक्लाइन कर रहे हैं एंड हमारा इन्फ्लेशन भी सप्लाई साइड डिटरमिन्ड है। तो अगर इन्फ्लेशन
एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में थोड़ा सा ये देखना है कि इन्फ्लेशन स्टेबल रहेगा, बढ़ेगा नहीं, तो रेट कट हो सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी में तो इंटरेस्ट रेट अगर कट होता है, दैट माइट गिव सम बूस्ट टू द इन्वेस्टमेंट। ये सिचुएशन है, बट लॉट वुड डिपेंड ऑन सम ऑफ द अदर इशू जिसके सेंटीमेंट की बात है। एक तो है जीएसटी बहुत जल्दी होना चाहिए। अगर ये होता है दैट विल बूस्ट, कॉमन मार्केट डेवलप हुआ, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगा। ठीक है सरकार साहब, सरकार बहुत आश्वस्त नज़र आ रही है। आरबीआई गवर्नर भी कह रहे हैं हमारे पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है, चिंता की कोई बात नहीं है। वित्त मंत्री कह रहे हैं कि साहब कोई बहुत पैकेज देने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह का हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है बाज़ार में। लेकिन उसके साथ साथ जैसा आपने पहले कहा था कि अर्थव्यवस्था नापी जाती है कि उसका आयात निर्यात कैसा है, उसकी विकास दर कैसी है। विकास दर को हम डबल डिजिट में करने की बात करते थे, लेकिन हमेशा लगता है कि शायद वो एक मिराज बन के रह गई है, उसको हासिल कर पाएंगे कि नहीं। तो जिन नीतियों की बात हो रही है, जीएसटी एक उसका पक्ष हो सकता है, लेकिन बाकी और वो कौन से कारण हैं जिनसे अर्थव्यवस्था को हम बेहतर बना सकते हैं? एक हम बिजनेस में हम कहते हैं बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स, वो इस वक्त काफ़ी नीचे स्तर पे है। उसका कारण ये है कि हमारी जो कैपेसिटी जो हमारी है, जो इंडस्ट्री की कैपेसिटी है, उसका जो है जितना मैन्युफैक्चरिंग आज की तारीख में हो रहा है या जो आपके प्रोडक्शन हो रहा है वो 70% की है, 65 से 70% है। यानी कि अभी 30% आपको और अपने जो एग्जिस्टिंग आपके पास कैपेसिटी है वहाँ पे पहुँचने के लिए, इसलिए फर्दर जो आपने आगे जो आपने इन्वेस्टमेंट करने हैं वो रुक जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे जो इन्वेस्टमेंट्स आज की तारीख में हो रहे हैं वो वाले इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आपके प्रोजेक्ट्स जो रुक गए थे, और उन प्रोजेक्ट्स को फिर वापस गवर्नमेंट के पुश देने से उसको वापस लाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात जो है कि हमारा स्टॉक बिल्डअप जो है, जो इंडस्ट्रियल स्टॉक बिल्डअप है वो काफ़ी है। उस स्टॉक को भी इन्होंने अभी निकालना है, वो भी निकला नहीं है। तो उससे भी जो है ना फर्दर प्रोडक्शन पे एक इफेक्ट आ रहा है। आप चाइना की जब बात करते हैं, चाइना आज आपको एक बहुत बड़ा मौका दे रहा है। एक हम कहते हैं पीएमआई इंडेक्स जो है परचेज परचेज मैनेजर्स इंडेक्स जो होता है, वो आज की तारीख में चाइना में हो गया है 47%। यानी कि अगर वो 50% से नीचे होता, इसका मतलब है कि उतनी प्रोडक्शन नेगेटिव की तरफ जा रही है। इसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने हमारे कहा भी है कि मेक इन इंडिया को हम जो है अहम मुद्दा बना के हम आगे चलें। पर जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि हमारे जो है, क्योंकि हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस, जो बिजनेस कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप नहीं हो रहा है, तो जो नए प्रोजेक्ट्स में मैं छलांग लगाऊंगा या नए प्रोजेक्ट्स अगर मैं लगाना चाहूँगा, उसमें मेरे को उतना जो है उतनी अपने पे भरोसा नहीं हो रहा है कि उस प्रोजेक्ट को लगाने से मेरी जो है, जो मैं चीज़ को बनाऊंगा या जो मैं सर्विसेज रेंडर करूंगा, उससे मेरे को जो है उसका मुझे फ़ायदा मिलेगा या उसकी खपत हो जाएगी, और जो है उसकी एक्सेप्टेंस जो है एक जो है कंज्यूमर करेगा। वो चीज़ की जो है मेरे आज भी मेरे अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। ठीक, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। हरवीर सिंह, सरकार साहब कह रहे हैं, सहमत हैं आप इससे? और दूसरा मेरा आपसे सवाल ये है कि जोर इस बात पे दिया जा रहा है कि साहब हमें कदम उठाने चाहिए, ठोस कदम उठाने चाहिए, प्रभावी कदम उठाने चाहिए। वो आखिर क्या कदम होंगे जिससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, या ये कि जिस विश्वास की बात कर रहे हैं सरकार साहब वो पैदा होगा बिजनेस कम्युनिटी में? असल में देखिए, दोनों तरफ से कुछ बहुत भरोसा शायद नहीं हो रहा है। जैसे इन्होंने खुद कहा है कि बिजनेस कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। अब सवाल है कि किस चीज़ से आएगा। दो चीज़ें अटकी हुई हैं जिसको लेकर के हमारा पूरा का पूरा कॉरपोरेट वर्ल्ड और जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज और ये सब लोग जो बात कर रहे हैं, उनमें एक तो है जीएसटी और दूसरा लैंड वाला मसला तो इतना अपना कंट्रोवर्शियल हो गया है, और सरकार जिस तरीके से उस पर अपना पीछे हट रही है, ये तो अब साफ है कि वो 2013 वाला एक्ट ही उनको मानना पड़ेगा, और शायद वो ऑर्डिनेंस भी अब लैप्स होने वाला है। जब होगा उसको रिवाइव शायद नहीं करेंगे, क्योंकि जितना उसको कंट्रोवर्सी हुई है और जो विरोध है पॉलिटिकल उसको लेकर के। ठीक, जीएसटी को लेकर अब सरकार कह ही रही है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि एक स्पेशल सेशन बुलाएं, सब लोगों से बात कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी से। लेकिन एक चीज़ हमें यह भी माननी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि जीएसटी आते ही एकदम से बिल्कुल ऐसी क्रांति हो जाएगी कि सबका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ये हमें हमारा जो बेसिकली जो इंडस्ट्रियल कम्युनिटी है उसको भी देखना पड़ेगा ना। और ये बात ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारा जो डिमांड का लेवल है, पहली बार आपके देश में
जो एफएमसीजी जैसे प्रोडक्ट्स हैं उनका डिमांड का स्तर सिंगल डिजिट में चल रहा है, ग्रोथ रेट उसकी। तो एक तो डिमांड जनरेट ही नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, अब ये तो देखना पड़ेगा कि इसका मतलब जो कॉमन मैन है उसके अंदर एक भरोसा कायम नहीं कर पा रही है सरकार कि एक तो जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत क्रिएट नहीं हो रही है। और यहाँ जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात, जो है हमारा जो एक्सपोर्ट सेक्टर है उसमें ज़्यादातर काम करने वाले जो लोग हैं या जो एक्सपोर्टर हैं वो छोटे कारोबारी हैं, और वहाँ पर जॉब का क्रिएशन बहुत बड़ा होता है। लेकिन वो सेक्टर आपका स्ट्रगल कर रहा है। सरकार न्यू आपका एग्जिम पॉलिसी लेकर के आई, उसमें कुछ ऐसा नहीं दिया कि आपका एक्सपोर्ट को बूस्ट मिले। दूसरे ये हैं कि ग्लोबली ऑलरेडी अभी भी रिसेशनरी फेज से नहीं निकल रहे हैं। अगर अमेरिकन इकोनॉमी को आप छोड़ दें, बाकी जगह आपके एक्सपोर्ट के लिए डिमांड जनरेट नहीं हो रही। तो जो आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाले जो सेक्टर्स हैं, जब तक आप उनको बूस्ट नहीं करेंगे, डिमांड जनरेट नहीं करेंगे, तो इंडस्ट्री को भी लगता है कि अभी मैं इन्वेस्टमेंट करूं, मुझे फायदा क्या। तो जिनके पास आइडल कैपेसिटी पड़ी हुई है अभी तक, तो वो उसी को यूटिलाइज करने में लगे हैं। जो आपका कोर सेक्टर है, पहली बार देखिए कि आपके यहाँ बिजली पैदा हो रही है, उसकी डिमांड नहीं है। इंटरेस्टिंग फेज देखिए, एक तरफ तो हम लोग कहते हैं 24/7 बिजली मुहैया कराएंगे, लेकिन जो जनरेटिंग कंपनीज हैं उनको उस तरीके से डिमांड नहीं मिल रही है, क्योंकि आगे स्टेट के जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं उनका है कि सब्सिडी के चलते ज़्यादा लॉसेज हो रहे हैं। तो ये एक अजीब इम्बैलेंस पैदा हो गया है। दूसरे आपका स्टील सेक्टर जो हमारा कोर उस तरीके से जो है उसमें बुरा हाल है, उसका एक वो क्राइसिस से गुजर रहा है। और सबसे बड़ा देखिए उसमें जो एनपीएस वगैरह की हालत हो गई है, बैंक्स भी क्या करेगा। आपका रियल इस्टेट, आपका पावर सेक्टर, आपका स्टील सेक्टर, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब में इतने एनपीएज हैं कि बैंक्स भी बहुत ज़्यादा लैंड करने की स्थिति में नहीं है। तो आपका ये जो इसका साइकिल जब तक रिवाइव नहीं होता इन्वेस्टमेंट का, या तो गवर्नमेंट कुछ बड़े इनिशिएटिव ले, इंडस्ट्री का कॉन्फिडेंस बढ़े और उसका इन्वॉल्वमेंट एक उसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। अब बड़ा चैलेंज ये है कि जब तक पब्लिक सेक्टर तो मेगा इन्वेस्टमेंट के इस तरीके के इनिशिएटिव लेकर के नहीं आती सरकार उनके लिए, तब तक प्राइवेट सेक्टर को भी उस तरह से रिवाइव करना एक बड़ा मुश्किल सा काम है। और यही चैलेंज है आकाश जी, बहुत संक्षेप। मेरे हिसाब से देखिए, कंज्यूमर की डिमांड जनरेट करने के लिए बहुत जरूरी है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किए जाएं और 50 बेसिस पॉइंट का कट हो। आरबीआई का जो डिसइन्फ्लेशनरी स्टैंस है उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। इन्फ्लेशन भी रिड्यूस करनी देश में जरूरी है। अब इन्फ्लेशन तो ऑटोमेटिक हमें गिफ्ट मिल गया है। क्रूड ऑयल कमोडिटी प्राइसेस डाउन आ रही हैं, आ चुकी हैं ऑलरेडी। तो आई थिंक अभी एक अपॉर्चुन टाइम है हमारे पास कि रेट कट जो है अगर 50 बेसिस पॉइंट का हो जाए तो उससे घर बिकने लग जाएंगे, गाड़ियां बिकने लग जाएंगी। जो मेरे मित्र बात कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, टैक्सेस क्रिएशन की, सारी चीजें सही तरफ बढ़ जाएंगी, क्योंकि इन्फ्लेशन तो एक कुदरत ने गिफ्ट दे दिया जिसकी वजह से कुछ हद तक ऑलरेडी कंट्रोल हो रही है। आई थिंक जीएसटी के साथ साथ रेट कट एक ऐसी चीज है जिसकी हमें आवश्यकता है। और जीएसटी की मेरे हिसाब से तो करना होगा मुझे, बहुत समय की कमी है, माफ़ी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पीसी सरकार साहब आपका बहुत शुक्रिया, एसके सरकार साहब और पिनाकी चक्रवर्ती साहब, हरवीर जी, इस चर्चा में भाग लेने के लिए। सरकार चिंतित नज़र आ रही है, कदम भी उठा रही है देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक मायूसी का एक पहलू है जिसको दूर किए जाने की ज़रूरत है इंडस्ट्री में। और उसके साथ साथ जिन नीतियों की घोषणा की गई है सरकार की तरफ से, उन पर अमल किए जाने की ज़रूरत है, तभी देश की अर्थव्यवस्था बेहतर और मजबूत हो सकती है। इसी के साथ ही देश देशांतर में इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।